फ्रेंड्स, आज हम डिटर्मिनेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिकों के गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने किस तरह से सारणिक का प्रसार यानी कि एक्सपेंशन करते हैं वो सीखा। इसके अलावा क्रैमर्स रूल सीखा, जिससे एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का डेफिनेटली आता है। पिछले वीडियोस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में सेक्शन बी में बनता है 6 मार्क्स का, और कभी कभी सेक्शन सी में भी बन जाता है 10 मार्क्स का। तो दोनों में से या 6 मार्क्स का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और 10 मार्क्स का भी बन जाता है कभी कभी। तो पहले इसके लिए आपको कुछ रूल्स सीखने होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डिटर्मिनेंट्स की, सारणिकों के क्या गुणधर्म होते हैं, और उसके बाद आपको इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखनी होंगी। तो जैसा हमने डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन करना सीखा था, डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से इसका एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर को हम 7 प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट्स की डिस्कस करेंगे, और इनकी हेल्प से आपको इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट वाले आते हैं, सिद्ध कीजिए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। आसानी से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ आपको ज़रूर सीखनी होंगी, तभी आप इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होती हैं ये प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पर। सारणिक की पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट गिवन है और इसकी कोई वैल्यू है, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद, तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की रोज़ को कॉलम में चेंज कर दूं, पहली रो थी A1 B1 C1 और इसे मैं चेंज करके लिख दूं A1 B1 C1 कॉलम में। इसी तरह से जो सेकंड रो थी A2 B2 C2 वो बन गया सेकंड कॉलम, थर्ड रो थी A3 B3 C3 वो बन गए थर्ड कॉलम। इस तरह से जब आप किसी डिटर्मिनेंट की रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो सारणिक की वैल्यू में, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। कहने का मतलब है कि अब भी इसका आंसर जो आएगा वो के ही आएगा। तो क्लियर हो गया है कि अगर किसी सारणिक के, किसी डिटर्मिनेंट के रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये थी डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सारणिक की दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो या 2 कॉलम की जगह आपस में बदल देंगे तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। दैट मीन्स आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मान लीजिए इसको सॉल्व करके, इसका एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू आ रही थी K, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसकी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम की जगह आपस में बदल दी। फर्स्ट वाला कॉलम रख दिया आपने सेकंड की जगह पर और सेकंड वाले कॉलम को रख दिया फर्स्ट की जगह पर। तो इसकी वैल्यू अभी भी K आएगी, लेकिन एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसकी वैल्यू अब आएगी -K, न्यूमेरिकल वैल्यू K, लेकिन चिन्ह इसका बदल जाएगा -K। यानी पहले केस में अगर 10 आ रहा था तो अब -10 आएगा। तो कहने का मतलब किसी डिटर्मिनेंट के किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम को, अभी हमने कॉलम चेंज किए, इसी तरह से हम रो की जगह भी चेंज कर सकते हैं। तो रो चेंज करने पर भी 2 को आपस में बदल रहे हैं तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। मान लीजिए अब आप एक बार और चेंज करते हैं, आप इन दोनों की जगह भी बदल लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। पहले माइनस था, ये B1 B2 B3, अब जैसे ही आपने इन दोनों की जगह आपस में बदली तो इनकी जगह बदलने के कारण एक माइनस और आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। एक पहले से माइनस था, एक और माइनस आ गया तो ये हो जाएंगे प्लस। अब C1 C2 C3 पहले आएगा और A1 A2 A3 बाद में आएगा। तो ये है सारणिक की सेकंड प्रॉपर्टी, जो ये कहती है कि किसी एक रो या कॉलम की जगह आपस में बदलने से माइनस एक एक्स्ट्रा आ जाता है। 2 आप बदलेंगे तो वो माइनस और एक पहले वाला माइनस प्लस हो जाएगा। कभी भी एक बार में हम किसी सारणिक में किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम में ही कोई ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना। आपने इस सारणिक को बदलकर ऐसा बना दिया तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ऑपरेशन भी हम इसे कभी कभी कह देते हैं। तो इस तरह से सारणिक की सेकंड प्रॉपर्टी होती है।
सारणिक की थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ बिल्कुल एक जैसे हों तो उसका मान 0 होता है। यानी कि किन्हीं दो डिटर्मिनेंट्स की कोई दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हों तो उसकी वैल्यू 0 होती है। कहने का मतलब यह है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल ले लिया, एक डिटर्मिनेंट है, इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसका सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट मिले तो आपको इसका एक्सपेंशन करके वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जब भी दो रो या दो कॉलम, जैसे अभी दो कॉलम हैं, दो रो भी एक जैसी हो सकती हैं, तो उस केस में इसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट 0। आप इसका आंसर सीधे 0 रख सकते हैं। इसी की एक सब प्रॉपर्टी होती है, कभी कभी अलग से भी ये प्रॉपर्टी लिखी जाती है, इसे मिलाकर 7 अदरवाइज 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसको हम इसी की सब प्रॉपर्टी में काउंट कर लेते हैं। ये कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई कॉलम 0 0 0 हो, सारे के सारे 0 हों, तो उस टाइम पर भी उसकी वैल्यू 0 होती है। तो 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट लिख देंगे कि इसकी वैल्यू होगी 0। सारणिक की फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी सारणिक के किसी एक रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से गुणा किया जाए तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, एक कोई डिटर्मिनेंट था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब मैंने क्या किया, इसके पहले कॉलम को m से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स m से मल्टीप्लाई हो गए, तो एक कॉलम या एक रो अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस कांस्टेंट को पूरे डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि पूरा ही डिटर्मिनेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये m उस पूरे डिटर्मिनेंट से बाहर कॉमन आ जाएगा। इसी को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट को आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो वो कांस्टेंट अंदर जाकर सिर्फ एक ही कॉलम, देखिए केवल C1 से मल्टीप्लाई हुआ, एक ही कॉलम या एक ही रो से मल्टीप्लाई हो सकता है। हम किसी से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर C1 से मल्टीप्लाई हुआ, हम ये भी कर सकते हैं कि इसको R1 से मल्टीप्लाई कर दें, MA1 MB1 MC1, और बाकी एज इट इज़ रहेंगे A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो कोई भी कांस्टेंट डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, या फिर किसी एक रो या एक कॉलम से हम किसी कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके हर क्वेश्चन में इस्तेमाल में आएगी, इससे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। डिटर्मिनेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो या कोई कॉलम कुछ एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में दिखाई देती है तो हम उन्हें अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है, इसकी जो पहली रो है वो है L1 + M1 + N1, दूसरी है L2 + M2 + N2, तीसरी है L3 + M3 + N3, और बाकी दो रो इसकी सिंपल B1 B2 B3 C1 C2 C3 है। तो इस केस में हम इस डिटर्मिनेंट को 3 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में तोड़ कर लिख सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट बनेगा, इसके फर्स्ट वाले पार्ट जो हैं L1 L2 L3, और बाकी दो कॉलम्स ऐसे ही रहेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, अब दूसरा जो डिटर्मिनेंट बनेगा ये दूसरे वाले पार्ट्स आएंगे M1 M2 M3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस तीसरा डिटर्मिनेंट आएगा थर्ड वाले पार्ट N1 N2 N3, और बाकी दो कॉलम एज इट इज़ रहेंगे B1 C1 B2 C2 B3 C3।
तो इस तरह से अगर कोई एक रो या कॉलम, जैसे इसमें कॉलम था, कहीं ये रो भी हो सकती है, तो आपको केवल उसी कॉलम को ब्रेक कर लेना है या केवल उसी रो को ब्रेक कर लेना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो हमने केवल पहले कॉलम को ब्रेक किया है, देखिए L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 में, और बाकी दोनों कॉलम सभी में सेम है। तो इस तरह से हम इसे 3 डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये थी डिटर्मिनेंट की 5th प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट की 6th प्रॉपर्टी, और जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आपके हर एक क्वेश्चन में होना है। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। डिटर्मिनेंट की 6th प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम में को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए इसको समझेंगे एग्जांपल से। जैसे मेरा एक डिटर्मिनेंट है ये, आप जानते हैं कि इसकी जो ये फर्स्ट रो कहलाएगी R1, ये सेकंड रो कहलाएगी R2, ये इसकी थर्ड रो कहलाएगी R3। तो हम इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, R1 को मैं चेंज करके लिख सकती हूँ R1 प्लस R2। इससे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं R1 को चेंज करके R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लिख सकती हूँ, इससे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से मैं कॉलम्स में भी चेंज कर सकती हूँ, या फिर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ R1। चलिए अभी R2 को कर लेते हैं। R2 को सब्ट्रैक्ट करके R2 माइनस R3 भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं R2 को सब्ट्रैक्ट करके या प्लस करके R2 प्लस KR3 भी लिख सकती हूँ। तो सिंपल आपको ये समझना है कि किसी भी रो में कोई भी दूसरी रो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी रो में कोई दूसरी रो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। इन सब में जो आएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो हमेशा सेम आएगी। तो जब आप ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन या ऐसा ऑपरेशन करेंगे तो डिटर्मिनेंट कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे मैं R1 प्लस R2 करती हूँ, तो इसका मतलब है कि जो पहली रो थी R1, उसकी जगह पर अब हो जाना है R1 प्लस R2, यानी इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो पहला जो आएगा वो आएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ये आपका आ जाएगा B1 प्लस B2, और ये आपका आ जाएगा C1 प्लस C2। केवल आपने ट्रांसफॉर्मेशन में, पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, R1 में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो बाकी दो रोज चेंज नहीं होंगी, ये एज इट इज़ आ जाएंगी A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक हो गया। तो इस तरह से किसी डिटर्मिनेंट में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, R1 की जगह हम R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते थे। कहने का मतलब R1 को बदलकर इतना प्लस इतना प्लस इतना भी लिखा जा सकता था, तब ये बन जाता, यहाँ A3 आ जाता, यहाँ पर B3 आ जाता, और यहाँ C3 आ जाता। तो इससे भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं R2 अब R1 में नहीं करती हूँ, अब मैं R2 को बदल देती हूँ। R2 को बदल के मैं लिख देती हूँ, देखिए जो नहीं बदल रहे हैं वो वैसे ही आएंगे, R1 में कोई चेंज। अब मैं केवल इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करें तो R1 तो ऐसा ही रहेगा A1 B1 C1। R2 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है R2 माइनस R3, यानी ये जो R2 था ये बदल कर अब हो जा रहा है R2 माइनस R3। तो इसकी जगह पर R2 के एलिमेंट्स हो जाएंगे A2 माइनस A3, B2 माइनस B3 और C2 माइनस C3। और थर्ड वाले में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ये हमारा A3 B3 C3 ऐसा आ जाएगा अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करें। अच्छा, अब हम ये तीनों ना करके ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करें तो क्या होगा। देखिए R2 में कर रहे हैं, R2 में कर रहे हैं तो केवल R2 बदलेगा, R1 ऐसा ही रहेगा A1 B1 C1। R2 बदल कर हो गया R2 प्लस KR3। कहने का मतलब हमने क्या किया है, इस R2 में R3 को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। तो ये सारे एलिमेंट K से मल्टीप्लाई होंगे फिर इसमें ऐड हो जाएंगे। जब आपने इसमें R2 प्लस KR3 ऐड कर दिया, यानी A2 प्लस KA3 B2 प्लस KB3 C2 प्लस KC3, और तीसरी रो एज इट इज़ रहेगी, तो भी इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फर्स्ट केस में 10 आ रही थी तो इन सब ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 ही आएगी।
तो सिंपली आप कह सकते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई दूसरा रो या दूसरा कॉलम डायरेक्ट या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है। इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये डिटर्मिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज़ थी। इनको आप दोबारा रिवाइज़ कीजिए। इसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगी। अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ समझ जाते हैं तभी आप नेक्स्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर पाएंगे। आज मेरे कैमरे में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा, तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे कल। तो ये थी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़, इनको ज़रूर समझ लीजिए। कोई कन्फ्यूजन्स हो तो नीचे लिखिए। बाकी आप जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो करेंगे प्रॉब्लम्स कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।